गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के बच्चे ध्यान दें। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 है आप लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेंड एंड फ्लो। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसके बारे में कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं वहां तक कि जैसे कि हमारे पर्यावरण में आसपास बहुत सारे सूक्ष्मजीव मौजूद रहते हैं। इन सूक्ष्मजीवों को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। सूक्ष्मजीव इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें हम नेकेड आई से नंगी आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है, खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं, भले ही हमें इनका आभास न हो पाता हो, और अगर कोशिश करते हैं तो हमें आभास भी हो पाता है, ठीक है। हमें वे कुछ अगर कोशिश करते हैं तो उनकी मौजूदगी हमें मालूम हो पाती है। जैसे कि पानी को अगर हम लोग एकदम ध्यान से देखें गौर से, तो हमें उनके अंदर एकदम बारीक बारीक कुछ घूमती हुई रचनाएं मौजूद मतलब कि मालूम पड़ेंगी। तो वो कुछ उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, क्योंकि जल के अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और ज्यादातर बीमारियां तो अनक्लीन वाटर पीने से ही होती है। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, मतलब प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं कुछ, कि एक जो भी सूक्ष्मजीव है हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। अगर यूजफुल हुए तो इन्हें हम फ्रेंड्स कहेंगे। ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। तो अगर यूजफुल हुए तो इन्हें हम फ्रेंड्स कहते हैं कि ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए फ्रेंडफुल ही है, ठीक है, यानी हमारा फ्रेंड जैसा है। और अगर हमारे लिए हार्मफुल हुए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है, यानी ये हमारा शत्रु है, वो है, ठीक है। तो यही चैप्टर हम लोग पढ़ना है, फ्रेंड एंड फो। हम ये भी पढ़े कि बहुत सारे सूक्ष्मजीवों का कुछ तो सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद होते हैं, हमारे शरीर के अंदर और बाहर रहकर भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हम ये भी पढ़े कि कुछ ऐसी परिघटनाएं हमारे आसपास होती हैं या हमारे दैनिक जीवन में होती हैं, चाहे वो हमारे भोजन संबंधित परिघटनाएं हो या अदर तरह की परिघटनाएं हो सकती है हमारे आसपास, जिनमें भी इन सूक्ष्मजीवों का अहम योगदान होता है। इसी क्रम में हम एक पढ़े कि दूध से दही जो जमता है, दही जो कि खाने में टेस्टी होता है और उतना ही पौष्टिक भी होता है, क्योंकि दही में दूध से मतलब कि पोषक तत्व की मात्रा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो दूध से दही बनता है तो इतना जल्दी नहीं बनता, उसमें एक सूक्ष्मजीव का महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं, या उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये सूक्ष्मजीव होते हैं जिनका दूध से दही जमने में बहुत अहम योगदान होता है। दूध में जब भी हम कोई खट्टा पदार्थ डालते हैं तो ये सूक्ष्मजीव एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और एक्टिवेट होते हैं तो दूध में जो लैक्टोज मौजूद होता है, जो शुगर लैक्टोज के रूप में मौजूद होता है, उस शुगर को एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। जो भी थोड़ा बहुत एसिड डालते हैं तो पूरे दूध को एसिड में कन्वर्ट करने लगता है, और वो एसिड जो जिस एसिड में कन्वर्ट करता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड। और दूध में जो पहले से ही दूध में शुगर मौजूद होता है जो लैक्टोज के रूप में रहता है, यानी कि लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब शुगर के फॉर्म है, ठीक है। शुगर 4-5 रूपों में पाया जाता है मेनली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तो यही है कि आपको ये और दूध से दही बनने में जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है किण्वन, यानी फर्मेंटेशन। इसको मैं कल लिखा भी था कि शुगर में जो दूध में जो शुगर मौजूद होता है, शुगर लैक्टोज शुगर के रूप में रहता है, लैक्टोज, उसको माइक्रोब जब उसमें राइजोबियम जब सक्रिय होता है, माइक्रो मान लीजिए माइक्रो, इसका नाम है राइजोबियम। सॉरी कौन है, नहीं सॉरी, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैसिलस। जब ये लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस जब ये सक्रिय होता है तो दूध में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दूध जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में कभी जो हमारा पदार्थ है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो कभी मान लीजिए कि
अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जो वाइन भी जो बनता है वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के चलते ही बनता है, उसमें भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ही होती है। तो कभी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, दूध के केस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अदर ये सब्सटेंस मतलब ये सब्सटेंस पर निर्भर है कि कैसा सब्सटेंस है, उसके अनुसार ये जैसे दूध के केस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वही आपको जो है कि फलों के रस उसको जब मतलब कि उससे फलों के रस उसका के केस में वो क्या होता है, जैसे कि अंगूर के रस को जो जिससे वाइन तैयार होता है या मान लीजिए कोई अदर सब्सटेंस का जो जूस है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये आपको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वही अल्कोहल हमारा जो बनता है दैट इज वाइन, शराब होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग का मेन चैप्टर आज का है। ये सब पिछली कक्षा में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का चैप्टर है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, इनका कॉमर्शियल तौर पर यूज होने लगा। कहने का मतलब कि इतनी भास्ट जनसंख्या है, हर आदमी के पास दूध दही मौजूद नहीं है, तो जिनके पास है, जहाँ प्रॉपर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, वो इसका कॉमर्शियल पैमाने पर यूज करना चाहते हैं, इससे अपने जीविका का साधन बनाना चाहते हैं। तो वे क्या करते हैं कि इन जीवाणुओं का, इन सूक्ष्मजीवों का कॉमर्शियल तौर पर यूज करते हैं, यानी अपने डेयरी उत्पादों को जमाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, दूध को चीज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी पनीर में, दूध से दही बनाने के लिए, ठीक है, वे उसे एक धंधा के तौर पर, अपने डेयरी को धंधा के तौर पर मतलब कि वो करते हैं, अपनी जीविका का साधन बनाते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इनका यूज करते हैं और अपने उत्पादों को व्यापारिक तौर पर बहुत दूर लोगों की आवश्यकताओं के अपने उत्पादों से पूर्ति करते हैं। तो यही है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्मजीवियों का कॉमर्शियल यूज, व्यापारिक प्रयोग। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज एंड पनीर। कह रहा है कि दूध से दही बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये एक प्रकार के दूध के, एक प्रकार के उत्पाद, एक प्रकार के खास उत्पाद को बढ़ावा देती है आगे चल के, जो है कि जिसे हम लोग कहते हैं पनीर, छेना या पनीर जिसे नाम देते हैं हम लोग, इस डेयरी प्रोडक्ट के, इस दूध के उत्पाद को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कर्ड एंड चीज, मतलब कि दूध की और पनीर की या छेने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर जो भी हैं उत्पादक, ऐड ए स्टार्टर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पनपने की संस्कृति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वो पनपने की तरीका का प्रयोग करते हैं उसके लिए, एंड दे यूज ए सबस्टांस, स्पेशल सबस्टांस, पर्टिकुलर सबस्टांस दैट इज कॉल्ड रेनेट, एक प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं ये दूध को फाड़ के और उसको दही में कन्वर्ट करने के लिए या उससे पनीर बनाने के लिए एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसे रेनेट कहा जाता है, रेनेट कहा जाता है। स्टमक लाइनिंग ऑफ यंग टू इंट्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, जो क्या करता है कि जो रेनेट क्या करता है कि जो भी दूध में जो भी सूक्ष्मजीव ग्रो करते हैं तो उनको क्या करता है कि बहुत जल्द लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, दूध को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, यानी ये एक तरह से रेनेट जो सब्सटेंस है एक तरह से उत्प्रेरक का काम करता है, एंजाइम का काम करता है दूध में डालने पर। ठीक है, और वो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को तीव्र कर देता है जिससे बहुत जल्द दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध फट जाता है, जिसका यूज चीज बनाने में, छेना बनाने में या आपको पनीर तैयार करने में होता है। मिल्क इज मेड फ्री फ्रॉम जर्म्स बाय ए प्रोसेस नोन एज pasteurization. Microorganisms are also used for the large scale production of alcohol, acetic acid and wine. Yeast is used for commercial production of alcohol, acetic acid and wine. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मिल्क को अगर हम लोग कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, सूक्ष्मजीवियों से अगर रहित करना चाहे, मुक्त करना चाहे दूध को, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका नाम है
पाश्चराइजेशन यानी पाश्चरीकरण उस प्रक्रिया के द्वारा दूध को कीटाणु रहित किया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। सो जीवों का उपयोग बहुत ज्यादा पैमाने पर अल्कोहल, एसिटिक एसिड और वाइन यानी शराब के निर्माण में होता है। इस प्रोसेस को भी हम समझ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। It is used for commercial production of alcohol और ईस्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन में भी यूज होता है। हम लोग मतलब कि ये पढ़े, यहाँ पे अदर कोई सूची में रहेगा तो क्या होगा कि ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो सकता है। यहाँ भी कोई माइक्रोब होना चाहिए, अदर टाइप ऑफ कोई होगा तो ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में भी मैं आप लोगों को ये समीकरण बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ये इनका उपयोग बहुत ज्यादा पैमाने पर मतलब कि अल्कोहल के निर्माण में होता है, इन सुप्रियों का प्रयोग। और अल्कोहल बनाने में सबसे ज्यादा जिस मतलब कि जीवाणु, जिस मतलब कि सूक्ष्मजीवी का प्रयोग होता है उसका नाम है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है जिसके चलते ईस्ट क्या होता है कि अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग हिंदी में नाम देंगे पीड़वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट होता है जिससे शराब तैयार होता है या यूं कहें अल्कोहल तैयार होता है, तो अल्कोहल तैयार होता है, एसिटिक एसिड तैयार होता है, ठीक है, वाइन तैयार होता है। वो क्या करता है, उन पदार्थों पर पनपता है जिनमें कि शुगर की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया। बार्ली मींस जौ हम कह सकते हैं, जौ और गेहूं और राइस चावल, इन पे पनपता है गश्त फ्रूट जूस, फलों के जूस, फलों के रस पे मतलब गश्त फ्रूट जूसेस पर पनपता है, फलों के रसों पर पनपता है। द स्मेल ऑफ अल्कोहल इंडिकेट्स दैट शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अगर फल के जूस से को किस तरह की मतलब कि अगर हमको ये आ रही है, स्मेल आ रही है, तो क्या करता है कि वो शो करता है कि ये हमारी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठीक है, और ये हमारा खाद्य पदार्थ जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट। सम इंडियन फूड स्टफ लाइक डोसा, इडली एंड ढोकला आर मेड बाय द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कुछ भारतीय व्यंजन, खाद्य मतलब पदार्थ, पके हुए मतलब कि पकाए गए पदार्थ भी मतलब कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा तैयार होते हैं, जैसे कि डोसा हम लोग व्यंजन खाते हैं, इडली खाते हैं, ढोकला खाते हैं, ये सब रेस्टोरेंट्स में हमें मिलता है। तो इनके निर्माण में भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का बहुत ज्यादा यूज होता है। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स इडली एंड ढोकला सॉफ्ट। कर आए कि जब ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है तो जो हम लोग देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो जो भी भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे इडली हुआ, डोसा हुआ, ढोकला जो हो गया, इसके जब निर्माण होता है तो उससे मतलब कि ये जब निर्माण होकर ये तैयार हो जाता है पदार्थ, तो फूला हुआ हमें मालूम पड़ता है, स्पंजी मालूम पड़ता है। तो दैट रीजन इज कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली हुई है, इसलिए वो फूल जाता है पदार्थ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के चलते और मुलायम हो जाता है। इनफैक्ट जैसे कि हम लोग पावरोटी भी देख सकते हैं, इसी प्रोसेस से पावरोटी का भी निर्माण होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, उसके भी निर्माण में इनफैक्ट टाइनी होल्स दैट आर सीन इन इडली, डोसा, ढोकला आर नथिंग बट एयर स्पेसेस क्रिएटेड बाय द एस्केपिंग कार्बन डाइऑक्साइड। करा कि जो भी पावरोटी में या इडली, डोसा या ढोकला में जो छोटे छोटे छिद्र हम लोग को दिखते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो वही छिद्र है जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। वो मतलब कि वो पदार्थ तैयार होने के क्रम में, ठीक है, उसे पकाकर निर्माण करने के क्रम में, उसे आफ्टर कुकिंग दैट या ड्यूरिंग कुकिंग दैट कन्वर्ट इनटू
कन्वर्ट इनटू इडली डोसा एंड ढोकला द जो है द इमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीजन द फूड मटेरियल्स लुक्ड अस सॉफ्ट एंड स्वॉलन, फूला हुआ दिखता है। नेक्स्ट हम लोग देखें ब्रेड केक पिज्जा है मेड बाई, हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रेड भी बनता है जो हम लोग पावरोटी खाते हैं, केक पिज्जा इस सब के निर्माण में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का अहम योगदान होता है। सो ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, सो इट इज आल्सो कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। इसलिए खमीर का बहुत व्यापक पैमाने पर हमारे मतलब कि बेकिंग इंडस्ट्री में उपयोग होता है, बेकरी उद्योग में उपयोग होता है, इसलिए इसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं, इसे बेकरों का खमीर कहते हैं। ठीक है, बेकर्स ईस्ट नाम दिया जाता है ईस्ट को, स्पेशली ईस्ट को। तो यही हम लोगों को पढ़ना था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्मजीवों का औषधीय उपयोग। कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव होते हैं जिनका हमारी दवाइयों के निर्माण में उपयोग होता है। We will learn about that in detail today in this chapter in our next point, the medicinal use of microorganisms। हमारा सेकेंड टॉपिक होगा the medicinal use of microorganisms। the medicinal माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए सूक्ष्मजीवों का हम लोग औषधीय प्रयोग के बारे में पढ़े, औषधीय उपयोग के बारे में पढ़े। स्पेशल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स सच एज टेरामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस live in human intestines where they help to digest food, destroy disease-causing microbes, fight cancer cells and give the body needed vitamins। कहने का मतलब कि इस विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो हमारे लिए प्रतिजैविक की तरह कार्य करते हैं। उनका कुछ खास दवाइयों के निर्माण में उपयोग होता है, जैसे कि टेरामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा हो गई। ठीक है, सब बैक्टीरिया सच है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इसका नाम है बैक्टीरिया का, लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये हमारी आंतों में पाया जाता है। वेयर दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, जहां में हमें हमारे भोजन के पाचन में मदद करते हैं। डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म्स माइक्रोब्स, और रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु को मारते हैं। फाइट कैंसर सेल्स, कैंसर सेल से लड़ते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में। एंड गिव द बॉडी नीडेड विटामिन, और हमारे शरीर को जो भी आवश्यक विटामिन है उनकी आपूर्ति करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। कह रहा है कि कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रतिजैविकों का जो प्रतिजैविक माइक्रोब से सब्जियों से तैयार होते हैं, इन प्रतिजैविकों का ये इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक, ये कुछ जीवों के जैसे कि लाइवस्टॉक से जो जीव ग्रस्त है जिसे बार बार मिर्गी आती है। ठीक है, एंड पोल्ट्री टू चेक, और कुक्कुट पशुओं में ये जांचने में इनका उपयोग होता है, या कुक्कुट पशुओं में संक्रमण जांचने में। ठीक है, जो जीव लाइवस्टॉक से ग्रसित हैं या कुक्कुट पशुओं में जो एग देने वाले पशुओं में कुक्कुट पशु करते, पोल्ट्री एनिमल्स करते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन की जांच में इनका प्रयोग होता है। इन माइक्रोब से निर्मित प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, इनका प्रयोग बहुत से पादप संबंधी रोगों को नियंत्रित करने में भी होता है, इन प्रतिजैविकों का जो माइक्रोब से तैयार होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। कह रहा है कि एक तरह का एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इसका प्रयोग पेनिसिलिन के निर्माण में होता है, जो कि पहला एंटीबायोटिक था जिसका सर्वप्रथम खोज किया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया, पहला प्रतिजैविक था। ब्राउन एल्गी इज ए रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम।
भूरा शैवाल जो होता है वो आयोडीन और पोटेशियम का काफी प्रचुर मात्रा में पोषक मतलब इनसे भरा पूरा स्रोत होता है। क्या? ब्राउन एल्गी, भूरा जो शैवाल होता है वो आपको आयोडीन और पोटेशियम का भरा पूरा स्रोत है। इनमें बहुत काफी मात्रा में आयोडीन पोटेशियम पाया जाता है। सेल वॉल ऑफ द एटम्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ सिलिका। एक सूक्ष्म जीव है जिसकी कोशिका वृद्धि डायटम जिसका नाम है, उसकी कोशिका वृद्धि जो है हमें सिलिका, एक तरह का सिलिका तत्व है, उसके लिए एक प्राकृतिक स्रोत है सिलिका, जिससे कि सिलिकम मतलब कि डाइवर्ट होता है, जिससे कि एक्सट्रैक्ट होता है। तो सिलिकन का भी एक तत्व है जिसका हमारे शरीर के लिए उसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है कि सिलिका का एक प्रमुख प्राकृतिक तत्व तो है विच इज एन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, जिसका टूथपेस्ट के निर्माण में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि सिलिका का प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक स्रोत होता है डायटम की कोशिका भित्ति। डायटम की कोशिका भित्ति सिलिका की प्राकृतिक स्रोत होती है जिसका टूथपेस्टों के निर्माण में प्रयोग होता है। वैक्सीन्स आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट डिजीज कैरिंग जर्म्स दैट एंटर्स इन आवर बॉडी। कराए कि जो भी कीटाणु रोग के हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनके नियंत्रण का सबसे कारगर तरीका है क्या? वैक्सीन यानी टीका। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर्स अगेन। कराए कि अगर हमारा शरीर जो है ये भी जानता है कि हमें रोगों के कीटाणु से कैसे लड़ना है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर भी ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रोब्स मौजूद हैं, जो कि अगर कोई हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चला गया थोड़ा बहुत, तो खुद ही फाइट करके उन्हें मार देंगे। जब बहुत ज्यादा जाएगा, भले तब उनसे कंट्रोल न हो पाए, अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत हानिकारक पदार्थ जाएगा तो वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स मौजूद हैं हमारे, जो कि हमारे लिए फ्रेंड्स की तरह कार्य करते हैं, वो इन रोग के कीटाणुओं को मार देते हैं। हमारे पाचन तंत्र में पहुंचते मार देते हैं, उनको मतलब पहले ही मार देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibiotics. ठीक है, यही मैं बात बता रहा था कि हमारे शरीर में जैसे कोई हानिकारक पदार्थ पहुंचता है तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर पहुंचता है तो उसके अंदर कई सारे माइक्रोब्स ऐसे मौजूद होते हैं, प्रोटेक्टिव माइक्रोब्स हमारे लिए सुरक्षात्मक, जो उन रोग के कीटाणुओं को पहले ही मार देते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक उनसे स्रावित होते हैं जिनके चलते रोग। The antibiotics remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. एंटीबायोटिक हमारे शरीर में मौजूद होता है और इस तरह हम लोग रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से, कीटाणु से मुक्त रहते हैं। This is how a vaccine works. यही सिद्धांत है जिसपे वैक्सीन काम करता है। यानी कि वैक्सीन बनाने वालों के दिमाग में ये चीज आया कि जिस तरह हमारे शरीर में टाइम टू टाइम प्रतिजैविक स्रावित होते रहते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जिससे कि उनके शरीर में अगर कोई हानिकारक पदार्थ जाता है तो वे उनको मार देते हैं। और कहने का मतलब कि मनुष्य रोगों से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। तो हमें इन प्रतिजैविकों का ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि खतरनाक बीमारियों के इलाज में। और इसीलिए टाइम टू टाइम समय पर अगर खतरनाक बीमारियां आती हैं तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? टीका निर्माण करने पर ज्यादा जोर देते हैं। मतलब कि दवाओं की अपेक्षा, कैप्सूल्स की अपेक्षा टीकाओं के निर्माण में ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, क्योंकि टीका जो होते हैं, वैक्सीन जो होते हैं, रोगों को नियंत्रित करने का एक कारगर तरीका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, हमारी भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ती है। ठीक है, ये भी हम लोग का इसी में है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आता है। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सोइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी।
कह कि कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल एक तरह का खास तरह का माइक्रोब है, सूक्ष्म जीव है, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करता है, स्थिर करता है, और क्या करता है, मिट्टी में जो है मिट्टी को नाइट्रोजन से इनरिच करता है, मिट्टी को नाइट्रोजन से धनी बनाता है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, मिट्टी में बरकरार करता है, जो कि विभिन्न क्रॉप्स के दरमियान जो मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई होती है, एब्जॉर्ब कर ली गई होती है नाइट्रोजन, तो वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में फिक्स करता है। ठीक है, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा और अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी में फिक्स करता है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इन जीवाणुओं को, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान मिट्टी में फिक्स करते हैं, इन्हें हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक बोलते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इन्हें कहा जाता है। Microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into singular substances. सूक्ष्म जीव जो होते हैं मतलब कि मनुष्यों और पौधों के, जीव जंतु और पौधों के कार्बनिक जो है मृत कार्बनिक वर्ज्य पदार्थों का, मृत कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का भी डिकम्पोज करते हैं, अपघटन करते हैं, और उन्हें अपघटित करके सिंपलर यानी कि सरल अवयवों में, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, विघटित कर देते हैं। These substances are again used by other plants and animals, और ये जब छोटे छोटे भागों में तोड़ देते, डिकम्पोज कर देते हैं, तो ये अन्य जीवों द्वारा, जंतुओं द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। These microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। और इस तरह ये सूक्ष्मजीव क्या होते हैं कि क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि हार्मफुल यानी नुकसानदेह मतलब कि नुकसानदेह फेनोमिना को, परिघटना को, यानी मान लीजिए कोई आदमी या कोई पौधा या कोई जंतु मर गया तो उसका डेड बॉडी स्मेल देगा। क्या करेगा? स्मेल देगा, वातावरण हमारा प्रदूषित होगा, वातावरण हमारा पोल्यूटेड होगा, अनक्लीन होगा। तो ये क्या करते हैं सूक्ष्मजीव, उन मरे हुए जीव जंतु के शरीर में पहले से भी तो हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं, और कुछ जहां हम लोग मिट्टी में चले गए या जहां भी चले गए, क्या करते हैं जीवों के शरीर को अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर, या मान लीजिए कि अगर हम मिट्टी में डाल दें तो कुछ मिट्टी में भी जो भी माइक्रोब होते हैं वो उस जीवों के शरीर को डिकम्पोज करते हैं, विघटित करते हैं। और ये जो मतलब कि जीवों का शरीर जो है कि कुछ दिनों के उपरांत एक बायोडेसिमल शरीर से निकलने लगता है, तो उनको अंदर ही अंदर डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, जिसके चलते जो है, जो उनसे गंध आती है, जो स्मेल जो आता है, या जो भी गंध देने वाले उनके शरीर से सब्सटेंसेस पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में वो अपघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, और धीरे धीरे वे उनके भागों को चट कर जाते हैं सूक्ष्मजीव, या और कोई दूसरे जीव जंतु भी उन्हें चट कर जाते हैं। और जो भी गंध देने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें तो सूक्ष्मजीव ही मतलब कि उन्हें अपने मतलब कि भोजन में, पोषण में उपयोग कर लेते हैं, और इस तरह हमारे वातावरण में स्मेल नहीं फैल पाता, हमारा वातावरण अनपोल्यूटेड नहीं हो पाता। ठीक है, अगर उस जीव को हम लोग इसी तरह महीनों भर छोड़ देंगे तो हमारा जो सराउंडिंग है, जहाँ जीव अगर मरा हुआ पड़ा रहेगा, एकदम सराउंडिंग हमारा अनपोल्यूटेड हो जाएगा। ये सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो उस जीव को तो हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसान, अभी तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें कि हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। जितने कुछ अगर लाभदायक है तो कुछ नुकसानदेह भी है, इसलिए चैप्टर का भी नाम
दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मित्र और शत्रु कैसे हैं हमारे लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, कई रूपों में हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड आइटम, ये भोज्य पदार्थों को बर्बाद कर देते हैं। यू मस्ट हैव सीन द ग्रीनिश व्हाइट स्पंजी लेयर ऑन ब्रेड और चपाती when it is left for 4 to 5 days in moisture। आपने देखा होगा कि अपने घर में अगर रोटी या चपाती को 4-5 दिन तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हल्की स्पंजी उठी हुई परत निकल आती है। द स्पंजी लेयर इज अ फॉर्म ऑफ फंगस कॉल्ड द ब्रेड मोल्ड। यह जो रोटी के ऊपर जो स्पंजी परत निकल आती है इसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। नॉन ओनली, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जो ये खराब हो गया है, रोटेन हो गया है, सड़ गया है, ठीक है, क्या not only fungi, other microorganisms tend to grow on food items resulting in food spoilage, microbial growth। करा कि सिर्फ फंगी ही नहीं, कवक ही नहीं, अन्य भी सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो कि हमारे भोज्य पदार्थों पर क्या होते हैं, वृद्धि करके उन्हें नुकसान कर देते हैं। इसे हम लोग माइक्रोबियल स्पॉइलेज, माइक्रोबियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, यानी कि नुकसानदेह जीवाणु वृद्धि करते हैं, सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं। स्पेशली फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ कैन बी ए बिग मेंस एज इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द फूड कॉजेज मेनी फूड बोर्न डिजीज। जी कह रहा है कि स्पेशली खासकर फंगल और बैक्टीरियल यानी कि कवक और जीवाणु, कवकीय और जीवाणुीय वृद्धि जो होती है, कवक और जीवाणु वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है, यह एक बहुत बड़ी और मुख्य समस्या है जो कि सिर्फ भोज्य पदार्थों को ही, हमारे भोजन को ही बर्बाद नहीं करती, क्या करती है कि कई भोजन संबंधी रोगों को जन्म देती है। यहाँ आप लोगों को कैसे हमारे भोज्य पदार्थों पर सूक्ष्मजीव निकल आते हैं और कैसे उन्हें नुकसानदेह करते हैं। जैसे कि अगर ब्रेड को अगर हम लोग किसी भीगे जगह पर या उस जगह पर जहाँ की पानी की मौजूदगी है, मॉइस्चर है, नमी है, वहां छोड़ देते हैं तो ऐसे ब्रेड पे उजली उजली परत निकल आती है, रोटी पे भी निकल आती है 4-5 दिन छोड़ने पर। या आपको अन्य तरह के भोज्य पदार्थ ये सब, ये तो हेयर जैसा निकल गया, टाइनी हेयर जैसा, बाल जैसा एकदम निकल गया, ठीक है। ये ब्रेड मोल्ड है, ये हार्फी स्पोर्स, इनका जो ये निकला हुआ गाली जो ये स्पोर्स ऊपर जो छिद्रनुमा रखने उन्हें स्पोर्स कहते हैं, और ये लंबी तंतुनुमा रखने निकलती है हार्फी बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ए मॉडरेटली वार्म कंडीशंस विद एयर एंड मॉइस्चर आर द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ एंड माइक्रोब्स। कह रहा है कि यानी कि आर्द्रता और जो है हवा का मॉडरेटली वार्म कंडीशन यानी कि कम तापमान वाली दशा और हवा में, हमारे वातावरण में नमी रहे, आर्द्रता रहे, तो ये जो है सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए सबसे प्रमुख कारण है। माइक्रोब्स सच एज ब्रेड मोल्ड प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कह रहा है कि जो आपको ब्रेड में जो सूक्ष्मजीव जो जनित होते हैं वो स्पोर्स रंध्रों के माध्यम से, जो ब्रेड में हम लोग पढ़े ना कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान ब्रेड तैयार होता है, उसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ब्रेड के तैयार होने के क्रम में बहुत सारे स्पोर्स उसमें मतलब हो जाते हैं जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो उन्हीं स्पोर्स से क्या होते हैं, उन ब्रेड से स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है, लंबी छिद्रनुमा रचना निकलती है, जिसके चलते कि वो क्या होता है, उन्हीं स्पोर्स से उसमें नमी घुसता है ब्रेड में और वो क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और उसमें सूक्ष्मजीव ग्रो कर जाते हैं। वी कीप फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कह रहा है कि हम भोजन पदार्थों को इन सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हें हमें क्या करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। सिंस माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इन लोअर टेम्परेचर। कह रहा है क्योंकि सूक्ष्मजीव जो होते हैं निम्न तापमान पर वृद्धि नहीं कर पाते हैं, यानी कि सबसे निम्न तापमान पर भी सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं और बहुत ज्यादा तापमान पर भी सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हैं कि बहुत ज्यादा तापमान पर भी वे अपने को अनुकूलित कर लेते हैं, वहां भी जीवित रहते हैं, लेकिन बट वृद्धि नहीं कर पाते उतना जल्दी। तो बहुत कम तापमान रहेगा तो भी सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं
नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा तापमान रहेगा तो भी कम वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रिज में रखने की सलाह दी जाती है खाद्य पदार्थों को, ठीक है। और नहीं तो ये कहा जाता है कि इससे क्या करेंगे, मॉइस्चर को निकाल दीजिए। दूध को जैसे सुरक्षित करते हैं ना, हम उबाल देते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर दूध को आपको 20 से 30 सेकेंड तक 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसमें से सूक्ष्मजीव जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे इतना तापमान पर। और नहीं तो हमें फ्रिज में रखना चाहिए भोजन पदार्थों को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अपना पढ़े ना कि जो हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें भी पढ़े कि मतलब कि अनाजों को संरक्षित रखने में बहुत ज्यादा तापमान पर सुखाया जाता है, नहीं तो उनमें नमी रहेगी तो सूक्ष्मजीव ग्रो करते हैं और हमारे अनाज को बर्बाद कर देंगे। Sometimes we suffer by food poisoning. It is due to consumption of spoiled food by growth of microorganisms. कभी-कभी हम लोग भोजन विषाक्तता की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, और यानी कि बर्बाद भोजन को सूक्ष्मजीवियों द्वारा मतलब कि ये संक्रमित भोजन को करते हैं, जिनमें कि सूक्ष्मजीव मतलब कि नुकसानदेह सूक्ष्मजीवी ग्रो किए होते हैं, वैसे भोजन को करते हैं तो क्या होते हैं हम लोग फूड पॉइजनिंग भोजन विषाक्तता से ग्रसित हो जाते हैं, भोजन विषाक्तता के शिकार हो जाते हैं। These microbes produce toxic substance in it, क्योंकि ऐसे सूक्ष्मजीव इन भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थ मतलब कि विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं अपनी वृद्धि से, ठीक है, वृद्धि करके विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं। These make the food poisonous, causing serious illness and even death। कह रहा है कि और क्या होता है कि इससे भोजन क्या होता है कि विषाक्त हो जाता है, और विषाक्त हो जाता है तो वैसे भोजन को अगर हम लोग टेक करते हैं, लेते हैं, वैसे भोजन को हम लोग अगर भोजन में लेते हैं, फीड करते हैं तो क्या होता है, हम लोग भयंकर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इवन डेथ इज ऑल्सो पॉसिबल, मृत्यु सबकी हो सकती है। तो प्रिजर्वेशन फूड इज वेरी इसेंशियल, इसलिए भोजन का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसेंशियल वर्क टू सेव फूड फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, इसलिए नुकसानदेह सूक्ष्मजीवियों से भोजन को बचाने के लिए भोजन का क्या प्रिजर्वेशन संरक्षण बहुत जरूरी है। अब हम लोग फूड प्रिजर्वेशन पढ़ना है, ठीक है। वी वेल नो दैट, तो ये देखिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ लिए। हम लोग अभी चैप्टर जो पढ़ रहे थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग का ये जो चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कौन से जीव हमारे लिए नुकसानदेह हैं, कौन क्या है, उनका नाम था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग फो कह सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, फो है, फो की तरह है, ठीक है। और इन्हें हम लोग जो पढ़े कौन से भी जो फ्रेंड ये है हमारे लिए जो यूजफुल है वो हमारे फ्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भोजन को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं। हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ना है, हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड। अब हम लोग को पढ़ना है टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन, भोजन संरक्षण, ठीक है। खाद्य संरक्षण हम लोग का अगला टॉपिक है, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है भोजन संरक्षण। कहने का मतलब भोजन संरक्षण, सूक्ष्म जीवों से भोजन को बचाने की प्रक्रिया को भोजन संरक्षण कहते हैं, ठीक है। वी वेल नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हम सभी लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। स्पॉइल्ड फूड प्रोड्यूसेस बैड स्मेल, और जो बर्बाद हुआ भोजन होता है, जो बिगड़ा हुआ भोजन होता है, ठीक है, क्या करता है, एक बुरा टाइप का एक बुरा गंध उससे निकलता है, एंड हैज ए बैड टेस्ट, और स्वाद में भी बहुत ही खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है।
चेंजेस कलर, तो उसके कलर भी बदल जाते हैं। सूक्ष्मजीव अगर ग्रो कर गया, जो हार्मफुल सूक्ष्मजीव, तो क्या करता है, भोजन को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, उससे बहुत खराब गंध निकलता है और उसका कलर भी पहले से जो ओरिजिनल कलर होगा चेंज हो जाता है। वी कैन प्रिजर्व रॉ फूड मटेरियल एंड कुक्ड फूड मटेरियल बाय अप्लाइंग सम मेथड। इसलिए हम कच्चे भोजन पदार्थों को और पके हुए भोजन पदार्थों को कुछ तौर तरीके अपनाकर उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। As we know that moisture is one of the main reason of microbial growth, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सब्जियों की वृद्धि के लिए नमी यानी आर्द्रता या नमी यूं कहें सब्जियों की वृद्धि के लिए प्रमुख कारण होता है। इसलिए हम लोग खाद्य पदार्थों से अगर इस नमी को हटा दें, रिमूवल ऑफ वाटर पे अगर हम लोग ध्यान दें, इस प्रक्रिया का उपयोग करें, तो ये एक खासकर तरीका है कि सर एफिशिएंट मेथड, एक प्रधान तरीका है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को संरक्षित करने का। देखते हैं हमारे घर में अचार अगर डाला जाता है, पिकल जो डाला जाता है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी जिस भी पदार्थ का अचार डाला जाता है, उस पदार्थ को 1 या 2 रोज तक धूप में एकदम सुखाया जाता है, उससे नमी निकल जाती है। और जब नमी निकल जाती है तो जब उसको मतलब कि एकदम प्रिपेयर करके तैयार कर लिया जाता है, रखा जाता है, तो सालों तक टिका रह जाता है। यही तरीका है भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने का। Pulses, spices, dry fruits and other food items can be dehydrated by putting these in sunlight. The process of removal of water from a substance is known as dehydration. कराई की दालें, मसाले, सूखे फल एंड अदर फूड आइटम्स जो भी है अन्य भोज्य पदार्थ कैन बी डिहाइड्रेटेड बाय पुटिंग दिस इन सनलाइट। इन पदार्थों को सूर्य के प्रकाश में 2-3 दिन तक रखकर इन्हें डिहाइड्रेट किया जाता है, जिससे वाटर की मात्रा को निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबस्टेंस, और इस तरह किसी पदार्थ से जल की मात्रा को निकालने की प्रक्रिया, उस पदार्थ को जल से निर्जलित करने की प्रक्रिया को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। जल रहित करने की प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। बॉइलिंग फूड आइटम कैन किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कह रहा है कि अगर कोई जो भी है फूड आइटम अगर बॉइलिंग है, उबला हुआ है, तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को मार देता है। मिल्क एंड वाटर आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फूड आइटम्स दैट आर बॉइल्ड टू किल माइक्रोब। दूध और पानी इसके एक तरह से सामान्य उदाहरण है जिनका हम लोग अक्सर अपने घरों में उपयोग करते हैं जीवाणु को मारने के लिए। अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है तो उससे बोला जाता है कि आपको पानी का इन्फेक्शन है, आप पानी उबाल के पीजिए। और दूध भी हम लोग दूध को संरक्षित करने के लिए उबालते हैं, ऊंचे तापमान पर उबालते हैं और उबाल कर छोड़ देते हैं, तो दिन पूरे डे लॉन्ग वो रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं The milk is heated to about 70 to 75 degrees Celsius for 20 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। कह रहा है कि दूध को संरक्षित रखने के लिए उसे 70 से 75 डिग्री के तापमान पर 20 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है और तब उसे रखा जाता है। This prevents the growth of microbes। और यह क्या करता है कि यह जो तरीका है सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देता है। This process was discovered by Louis Pasteur। ये दूध को संरक्षित करने की तरीका का खोज लुईस पास्चर ने किया था, इसलिए that's why this process is called pasteurization। इसलिए इस प्रक्रिया को pasteurization का नाम दिया जाता है, पाश्चरीकरण का नाम दिया जाता है। Common salt is also used to preserve meat and fish। कॉमन साल्ट सामान्य नमक का भी भोजन पदार्थों को और मीट मछली और मांस को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, संरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कहने का मतलब कि मीट यानी कि मांस और मछली को सूखे नमक से कवर किया जाता है, आवृत किया जाता है, ढका जाता है, उसमें सूखा नमक लपेटा जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसमें जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। Salt is also used to preserve raw mangoes, आंवला, tamarind, etc। कहने का मतलब ये कर रहा है कि नमक का प्रयोग कच्चे आम, आंवला और इमली को संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। Jams, jelly and squashes are preserved by sugar because sugar reduce the moisture contents। ठीक है,
कह रहा है कि जैम, जेली यानी कि मुरब्बा हो गया, जेली हो गया, स्क्वैशेस हो गए, ठीक है, स्क्वैशेस हो गए, इनका प्रयोग आर प्रिजर्व बाय शुगर, ये सब शुगर के प्रयोग से संरक्षित किए जाते हैं। चीनी का प्रयोग करके इन्हें संरक्षित किया जाता है, क्योंकि क्या करता है, चीनी भी भोज्य पदार्थों से नमी की मात्रा को कम करता है, घटाता है। which inhibits the growth of bacteria and spoil food, which inhibits the growth of bacteria which spoil food, जो कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, जो भोजन को बिगाड़, जो खराब करने वाले होते हैं। These food items are packed in air-tight container which resist the entry of microbes, और इन भोज्य पदार्थों को एयर टाइट, वायर कहने का मतलब कि वायु रोधी बोल सकते हैं, या वायु को जो जिनके अंदर वायु प्रवेश न करने पाए, वैसे मतलब कि वैसे कंटेनर्स में, वैसे डिब्बों में, वैसे पैकेज में इन्हें पैक किया जाता है जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ साल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी के अलावा वी यूज सम केमिकल, हम लोग कुछ केमिकल का भी प्रयोग करते हैं भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें मुख्य केमिकल है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। कोई अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किस रसायन का अधिकतर यूज किया जाता है, तो नाम है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। नमक का प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग किया जाता है, भोज्य पदार्थों को काफी तापमान पर सुखाया जाता है, या काफी तापमान पर सुखाया जाता है, या काफी ठंडे जगह पर रखा जाए, ठीक है। ये सब तरीके हैं भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने का। They are also used in the jams, spices, sauces to check their spoilage। करा कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जिनका प्रयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में होता है, इनका प्रयोग जैम यानी मुरब्बा, स्क्वैशेस जो भी हो गए, सॉसेस जो भी सॉस है जो हमारे होते हैं कि जो यानी तरह तरह की मार्केट में चटनियां जो होती है ना, सॉस जिनको हम लोग बोलते हैं, तो इनमें यानी कि जो लिक्विड जूसी टाइप के पदार्थ होते हैं उनमें यानी कि वो पदार्थ बिगड़ा है नहीं बिगड़ा है, इनका पता लगाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, इन रसायनों का, सोडियम बेंजोएट का, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित रोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानवों में, और जिस तरह मानव में उस तरह अन्य जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब जीव होते हैं जो मानवों में और अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन तरह के सूक्ष्मजीवों को पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, ये हवा, जल और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। They can also be transmitted by direct contact with the infected person or carried through an animal। कहने का मतलब कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर कोई रोग हो गया है, तो कुछ ऐसे भी माइक्रोब होते हैं कि उस व्यक्ति के टच में अगर दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके पास मतलब कि उससे भी वे इन्फेक्टेड कर देंगे, संक्रमित कर देंगे, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड, ये तो हो गया हम लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी कुछ रोग फैलते हैं।
कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वृद्धि करते हैं। दिस डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। और ये जो सूक्ष्म जीवों द्वारा इस तरह का जो रोग होता है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है, दूसरे से तीसरे में हो जाता है, इसे कम्युनिकेबल डिजीज का नाम दिया जाता है, यानी संक्रमणीय रोग, संचरणीय रोग का नाम दिया जाता है। सच एज कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस ऐसे रोगों के एग्जाम्पल है। जैसे कोलेरा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स एक बीमारी है, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी जो है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभी तो हम लोग संक्रमणीय रोग, संचरणीय रोग के बारे में पढ़े। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। करे का मतलब कि जब कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित होता है तो क्या करता है, वो वायु में छींकता है, खांसता है, जिससे उसके मुंह से हजारों के कीटाणु वातावरण में मुक्त होते हैं, विषाणु मुक्त होते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग। और ये जो कीटाणु वायु जो है वायुमंडल में मुक्त होते हैं, ये दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जो इनटेक हवा को अपने शरीर में, अपने ब्रीथिंग में इनटेक करते हैं, लेते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं या जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जो इन माइक्रोब्स, इन सूक्ष्म जीवों के वाहक का काम करते हैं, ढोने का काम करते हैं। हाउस फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। कहने का मतलब कर रहा है कि घरेलू मक्खियां जो हैं वो जीवों के शरीर पर बैठती हैं, या मान लीजिए कि अपशिष्ट पदार्थों पर बैठती हैं। क्या करती है, पैथोजेन स्टिक टू देयर बॉडी, बैठती हैं, संक्रमित व्यक्ति के भी शरीर पर बैठती हैं, या संक्रमित व्यक्ति मान लीजिए उल्टी किया है, थूका है, स्पीड किया है, उस पर बैठती है, वॉमिटिंग किया है, स्पीड किया है, उस पर बैठती है, और बैठती हैं उनके शरीर में पैथोजेंस जो होते हैं, जो रोगवाहक कीटाणु होते हैं, उनके शरीर में चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और दूसरे हमारे भोजन पदार्थों पर वही मक्खी उड़कर जाती है, बैठती है, उन कीटाणु को छोड़ देती है, और उन भोज्य पदार्थों को हम खाते हैं, जिससे वे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens। ठीक है, देखिए शरीर में वे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं। This contaminated food is the cause of disease। यह संक्रमित भोजन जो होता है यह रोग का कारण होता है। फीमेल मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो है फीमेल मादा जो मच्छर है, ये जो है मलेरिया का परजीवी होती है। ठीक है, उससे मलेरिया के कीटाणु का वाहक होती है, ढोने वाली होती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और एक मादा एडिस मच्छर जो होती है, मादा एडिस मच्छर जो होता है वो आपको डेंगू वायरस का वाहक होता है। और मॉस्किटोस ब्रीड इन वाटर, सारे मच्छर पानी में पनपते हैं। ठीक है, सो वी शुड चेंज वाटर ऑफ कूलर्स एंड चेक द प्लेस वेयर वाटर कैन बी स्टोर्ड। इसलिए हमें कूलर्स के जल को बदलते रहना चाहिए, और उन स्थानों के जल को चेक करते रहना चाहिए, जहां वाटर स्टोर होते हैं, जहां कहीं वाटर लगते हैं। ठीक है, या जहां आप वाटर स्टोर करते हैं, या अपने से वाटर कहीं अगर लग रहे हैं, तो जगहों को हमें टाइम चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे कीटाणु मतलब कि पानी वाली जगहों पर ही पनपते हैं। वाटर शुड बी केप्ट इन क्लोज्ड कंटेनर। और जो पीने का जो पानी है उसे क्लोज्ड कंटेनर में, यानी बंद डब्बों में उसे मतलब कि रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ। हम लोग का कुछ है कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ हमें रोगों के बारे में पढ़ना है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। कुछ रोग दिया है, डिजीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिकॉशन, उनकी सावधानियां क्या, उनसे कैसे हम बचा जा सकता है, हम बच सकते हैं। जैसे कि पोलियो एक रोग दिया है जो कि वायरस के थ्रू होता है, उससे बचने का उसका मीडियम क्या है
माध्यम, उसका संचरण का माध्यम एयर या वाटर। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कराए कि जो है रोगी को आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए, ठीक है, यानी डॉक्टरों के मतलब कि डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाना चाहिए एकदम सावधानी से। कीप द पेशेंट। नेक्स्ट है मीजल्स, जो कि विषाणु से फैलता है। मीजल्स खसरा जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो हवा के माध्यम से फैलता है। कीप द पेशेंट ऑन सेपरेट बेड, यानी कि रोगी को एक सेपरेट बेड पे, एक अलग बिस्तर पे रखा जाना चाहिए। फिर चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, इसके संपर्क का माध्यम ये एयर है, एयर से ही ये ग्रो होता है, वृद्धि करता है, संचरित होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज, करा कि इससे बचने का तरीका है कि वैक्सीनेशन, वैक्सीन का प्रयोग किया जाना चाहिए, टीकाकरण किया जाना चाहिए, ठीक है। एक उचित उम्र हो जाए तो टीका लगवाना चाहिए जिसको हो गया है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, इसके संक्रमण का माध्यम हवा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइफाइड, इसमें भी रोगी का बचाव जरूरी है, ठीक है। अब तो टीबी की बहुत सारी दवाएं आ गई है मार्केट में, ठीक है, लेकिन पहले ये बहुत खतरनाक रोग था, रोगी को इसमें भी रोगी को दूर रखा जाता था। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसके जो ग्रुप का तरीका है, ट्रांसमिशन का तरीका है, वाटर है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड कंज्यूम ओनली प्रॉपरली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन शुड बी गिवन। टाइफाइड और कोलेरा दोनों बैक्टीरिया जनित रोग हैं। टाइफाइड जो है वाटर किससे ट्रांसमिटेड होता है, संचरित होता है, और जो कोलेरा है वाटर और फूड दोनों मीडियम से जो दोनों तरीकों से जो है ये दोनों माध्यमों से ट्रांसमिटेड होता है। और इन रोगों में क्या करना चाहिए कि एक पर्सनल हाइजीन, एक खासकर एक मतलब कि स्वास्थ्य अनुकूल दशाओं का हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, स्वास्थ्य अनुकूल दशाओं में रोगी को रखना चाहिए। एंड कंज्यूम ओनली प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे तरह से पके भोजन को रोगी को खाना चाहिए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और टीका का प्रयोग किया जाना चाहिए रोगी पर, ठीक है। नेक्स्ट है जो रोग है हेपेटाइटिस, ये भी वायरस से फैलता है, इसके संक्रमण का माध्यम है वाटर, और ड्रिंक प्योरिफाइड और बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन शुड बी गिवन, यानी कि रोगी को शुद्ध और उबला हुआ पानी पीना चाहिए और टीकाकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। थैंक्स। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे जो भी है, थोड़ा सा आप लोगों को नाइट्रोजन चैप्टर बनाना है, फिगर के थ्रू नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।